चलिए बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि वर्क क्या होता है। व्हाट इज वर्क? कोई बताएगा? व्हाट इज वर्क? यस, कौन बच्चा बताएगा? तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने दो डेफिनेशन देखी थी। कौन कौन सी? एक तो वर्क होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा क्या होता है? वर्क इज, एक इसका इंटीग्रेशन वाला पार्ट देखा था, करेक्ट? इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस, यहाँ पे लिमिट या ठीक है, या आप इसको डी एक्स कर दो। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे x कुड बी फ्रॉम सम इनिशियल पॉइंट टू सम लिमिट हम ले लेते थे। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट, इन दोनों एक्सप्रेशन में व्हाट इज द डिफरेंस? किसको याद है? व्हाट वाज डिफरेंस बिटवीन दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन? इस वाले एक्सप्रेशन में क्या रहता है? फोर्स इज कांस्टेंट, तो आप एफ डॉट डी एस लगा सकते हो। बट कभी कभी क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट नहीं होता है। फोर्स कैन बी गिवन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तब आपको ये दूसरा एक्सप्रेशन लगाना रहता है। करेक्ट, यू हैव टू इंटीग्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है ना बच्चों, समझा नहीं बात? फोर्स इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब आप लिख मैथ से पढ़ोगे ना, एफ ऑफ एक्स। तो दैट मीन्स जो फोर्स है ना, इट इज डिपेंडेंट ऑन डिस्प्लेसमेंट। इसका हम आज एक डेरिवेशन भी देखेंगे वैसे तो। ठीक है, फिर दूसरा हमने देखा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम देखा था हमने, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। ठीक है, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम। देखो बच्चों, वर्क एनर्जी पावर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? कभी कभी क्या होता है, कोई प्रॉब्लम होता है आपका, वो फोर्स से सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, वेरिएबल फोर्सेस हैं या बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा फोर्सेस आपको दिखाई दे रहे होंगे नो, देन आप वर्क एनर्जी के कंसेप्ट से इसको सॉल्व कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, 70% ऑफ द प्रॉब्लम्स मोस्टली, मैं नहीं बोल रहा सारे प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम आपके काइनेमैटिक्स से भी सॉल्व हो सकते हैं, फोर्स से भी हो सकते हैं, फोर्स अप्रोच से। पर ये सबसे सिंपल अप्रोच है, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम वाला जो अप्रोच है। अगर उससे हो रहा है, इससे तो होगा ही होगा। और जो उससे नहीं हो रहा, फोर्स वाले से नहीं हो रहा, वो भी इससे हो जाता है। करेक्ट, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। ओके, चलिए कौन बताएगा वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम? सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था क्या, कि ये स्लेज में जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, टेंशन, नॉर्मल, एमजी, फ्रिक्शन, सबका वर्क डन निकाल लो इंडिविजुअली। देखो यहाँ पे निकाला है ना, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। नॉर्मल की वजह से जीरो क्यों है? बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर परपेंडिकुलर। डॉट प्रोडक्ट है ना, फोर्स डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो गया, तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। सेम फॉर एमजी ऑल्सो। और इन सबको निकालने के बाद सबको सम अप कर दो, मतलब ऐड कर दीजिए इन सबको, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, नॉर्मल, एमजी। जब सबको सम अप कर दोगे, ठीक है, करेक्ट, तो यहाँ पे कुछ आपको मिलेगा। सो ये जो टर्म मिलता है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। हमने डिफाइन किया था ना, याद आया अभी? याद आया कि नहीं याद आया? यस सर। ओके। तो वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, जिसको आप डब्ल्यू के ई टी भी बोलते हो, क्या होता है? समेशन ऑफ ऑल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। समझ में आई बात बच्चों? हम्म, समझी बात कि नहीं? चलो, तो अभी हम इस पर कुछ एक मैंने जो होमवर्क दिया था उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। तो मैं कितने बच्चों ने अच्छे सॉल्व किए प्रॉब्लम्स? ठीक है, तो ये है तुम्हारा इंक्लाइन 30 डिग्री। इसकी जो लेंथ है ना बच्चों, दिस लेंथ इज 10 मीटर्स। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक है जो कि 5 kg का है।
ओके, सो फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे कितना वर्क डन हो रहा है ये पूछा है उसने, करेक्ट। तो देखो इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, पहले तो ये निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं पहले तो ये निकाल लो। तो यहाँ पर तो देखो एक mg का फोर्स लग रहा है, ठीक है। फिर एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, और आपको इंक्लाइंड में मैंने हमेशा बताया आप क्या करो, इंक्लाइंड के पैरेलल एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लो और परपेंडिकुलर वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो। तो ये हो गया 30 डिग्री ना। तो ये कंपोनेंट कितना हो गया, mg साइन 30 हो गया, और ये कंपोनेंट कितना हो गया, mg cos 30 डिग्री से, ठीक है। तो अब जो वर्क डन होगा किसकी वजह से होगा, डिस्प्लेसमेंट देखो कैसा हो रहा है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसके लॉन्ग हो रहे हैं ना, इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग। तो फोर्स हमारा mg साइन 30 इसके लॉन्ग हमें लेना पड़ेगा। इस वाले फोर्स की वजह से तो वैसे भी वर्क डन 0 होगा क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इट विल बी mg साइन 30 इंटू ये डिस्प्लेसमेंट l, mgl साइन 30 हो गया, ठीक है। ठीक है, समझ में आई बात। ओके, अब देखो यहाँ पे m कितना है 5, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, g को कितना ले ले 10 ले लें, साइन 30 हाफ, l इज हाउ मच, l इज 10। तो कितना हो गया ये 5 250 जूल्स हो गया। कितना रहता है आपका रुद्राक्ष, ठीक है, इट विल दिस मच। कितना रहता है रुद्राक्ष, सर 250 आया था। आया था। ओके, फिफ्थ वाले का बताओ जल्दी से चैट में बताओ फिफ्थ वाले का। सब बच्चों को समझा ना कैसे करना, सिंपल सिंपल थे प्रॉब्लम्स एक्चुअली, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड वंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम योर असाइनमेंट। ओके, तो बच्चों ये पोजीशन वेक्टर्स हैं, R1 R2 जो है ना ये पोजीशन वेक्टर्स हैं। आपको बताया मैंने पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं, मालूम नहीं क्या होते हैं पोजीशन वेक्टर्स, सबको मालूम है कि नहीं। ये देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्स, पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं, R1 R2, ठीक है, यही होते हैं ना पोजीशन वेक्टर्स, R1 ये हो गया, R2 ये हो गया। तो R1 से R2 जा रहा है ऑब्जेक्ट, करेक्ट। तो R1 से R2 मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ऑब्जेक्ट गया, तो इसका ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर बच्चों, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये, कैन यू टेल मी, यूज वेक्टर का एडिशन प्रॉपर्टी, ट्रायंगल रूल, हो जाएगा R2 माइनस R1 ना, ठीक है, R2 माइनस R1 हो जाएगा। और फोर्स आपको दिया ही हुआ है यहाँ पे ना, फोर्स इज गिवन एज दिस, सो वर्क डन इज F डॉट, ये हो गया डेल्टा R इस वेक्टर, करेक्ट। तो F डॉट डेल्टा R कितना हुआ, R2 माइनस R, कितना हो जाएगा R2 माइनस R1, R2 is how much 3i plus 2j, 3i plus 2j minus 2i plus 3j, y minus 3j, तो ये हो गया i माइनस j। और फोर्स कितना है, फोर्स इज 5i plus 5j डॉट विद i माइनस, बताओ कितना होगा, कोई बच्चा बता सकते कितना आएगा इसका आंसर, रुद्राक्ष का तो आंसर आ गया, यस। ओके, इसका आंसर कोई कौन बच्चा बताएगा, जल्दी से बताओ क्या आएगा, बहुत ही सिंपल है, डॉट प्रोडक्ट तो आता होगा ना, वो कैसे लेते डॉट प्रोडक्ट, कौन बच्चा बताएगा। देखो 5i इंटू आई डॉट आई कर दो, 5i डॉट आई कितना हो गया 5, 5j डॉट j कर दो कितना हो गया -5, कितना हुआ ये 0 हो गया ना, 0 जूल्स।
तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी दिस 0 जूल्स। ठीक है ना? चलिए अभी 6th भी देख लेते हैं। और अगर और कोई है तो बच्चों जल्दी जल्दी बता दो मुझे, आई विल टेक दैट आल्सो। तो आपका क्वेश्चन है कि 0 जूल्स कैसे हो गया, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो उसका आंसर ये है कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है तो वर्क डन जीरो जीरो ही होगा ना, है कि नहीं है? मैंने बताया भी था आपको कि अगर आप इसको मान इसको आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो, ठीक है, कैसे लगा रहे हो, फोर्स ऐसे लगा रहे हो, तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट कराएगा? ये वाला कंपोनेंट ना, है कि नहीं? इस एक्सिस के लॉन्ग जो भी कंपोनेंट होगा फोर्स का, वही तो डिस्प्लेसमेंट कराने में हेल्प करेगा ना, अगर ये ब्लॉक ऐसे डिस्प्लेस हो रहा है तो। अगर आप इस ब्लॉक पे ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो क्या इस फोर्स की वजह से कभी भी ऐसा डिस्प्लेसमेंट हो सकता है इस फोर्स को परपेंडिकुलर? इस तरह का डिस्प्लेसमेंट कभी मिल सकता है आपको? बताओ रुद्राक्ष। ओके, Yes, sir. तो हमेशा याद रखो वर्क डन के केस में अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर तो वर्क डन 0 होता है, क्योंकि वर्क डन मैंने आपको बताया था डिफाइन कैसे करते हैं। वर्क डन इज display product of force and displacement taken in the direction of force. Displacement should always be taken in the direction of force. करेक्ट? वो वाला फोर्स जो उसमें उस डायरेक्शन के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट करा रहा है, ये वाला फोर्स कभी भी इस डायरेक्शन के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट नहीं करा सकता है, इसलिए हम इसको कभी भी नहीं लेते हैं। ठीक है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं। ठीक है, a man moves on a straight horizontal road with a block of mass 2 kg in his hand. If he covers a distance of 40 meter with an acceleration itna, find the work done by the man on the block during the motion. Okay. So a man moves on a straight horizontal road with a block of mass 2 kg in his hand. If he covers a distance of 40 meter with acceleration, तो देखो सिंपल तो है ये, कोई अच्छा गेस कर सकता है इसका आंसर क्या होगा? Can you guess what will be the work done by the man? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। anyone any guess? जल्दी बताओ। यस बच्चों जल्दी बताओ। देखो ये जो मैन है, मान लो ये बॉक्स को अपने हाथ में से पकड़े हुए है ना, ठीक, और ये क्या हो रहा है, दिस मैन इज एक्सीलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन। और ध्यान से समझना बच्चों इस क्वेश्चन को। हाँ, तो जब ये एक्सीलरेट करेगा इस डायरेक्शन में तो इस पर एक स्यूडो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, जो कि ऐसा होगा ma, है कि नहीं है? करेक्ट, ब्लॉक जो होगा ये एक सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस मैन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ना, और इसको कौन प्रिवेंट करेगा? यहाँ पे फ्रिक्शन उतना लगना चाहिए, इस सूडो फोर्स को बचाने के लिए फ्रिक्शन इतना लगना चाहिए। ठीक है, तो अब देख लो ये वैल्यू और ये वैल्यू ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। तो एक्चुअली में आप देखो तो यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है वो फ्रिक्शन का वर्क डन हो रहा है। जो मैन उसको हाथ में पकड़े रहेगा ना बॉक्स को, तो उसके हाथ का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक्चुअली में वर्क डन कर रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, अदरवाइज इसमें नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा उसकी वजह से तो वर्क डन 0 होगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन एक्चुअली पढ़ो तो पहले आपको यही फीलिंग आना चाहिए कि वर्क डन तो 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि उस पर नॉर्मल रिएक्शन की वजह से जो वो वर्क डन होगा वो तो 0 ही होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से जो वर्क डन है वो, यहाँ पे जो वर्क डन है वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क डन है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो वर्क डन विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स कितना हो गया? फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन, 2 into 0.5 into डिस्टेंस। ठीक है,
कितना का 40 जूल्स। ठीक है, दिस इज द आंसर। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? तो हमने जो ये वाला जो पार्ट आज देखा था, इस पर हम आज थोड़ा स्प्रिंग फोर्सेस और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ये सब कंसेप्ट्स थोड़ा देखेंगे। ठीक है, देखो अभी हमें क्या मालूम है कि स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग का जो फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स इज गिवन बाय व्हाट? ओके, देखो तो स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो स्प्रिंग फोर्स, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर स्प्रिंग फोर्स? क्या था स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला? यस, बताओ जल्दी से। F इज इक्वल टू क्या था? याद है कि नहीं याद है? F इज इक्वल टू क्या था स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला बच्चों? kx था ना? भूल जाते हो आप लोग। देखो स्प्रिंग को जब आप व्हेन यू स्ट्रेच दिस स्प्रिंग ना, करेक्ट, तो अब जैसे जैसे आप स्ट्रेच करोगे वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा। ये जो है F इज इक्वल टू एक्स, ये क्या क्या सिंबलाइज कर रहा है कि जैसे जैसे आप स्प्रिंग को खींचोगे वैसे वैसे इसमें और फोर्स लगेगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ऊपर मैंने आपको बताया था वर्क डन, अगर फोर्स आपका कांस्टेंट नहीं है, फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तब आप इसको कैसे लिख सकते हो? F डॉट dx फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। मतलब अभी जो स्प्रिंग है, जीरो टू ए, तो इनिशियल पोजीशन इसका 0 है, फाइनल पोजीशन मान लो इसका ए तक आप इसको खींच के लेके गए। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो बस अभी यहाँ पर हम इसको, अभी हमें मालूम था ये कि स्प्रिंग फोर्स कितना होता है। स्प्रिंग फोर्स होता है kx, ठीक है, f को kx पुट कर दो, dx लिमिट्स फ्रॉम 0 टू a। कौन बच्चे बताएगा इसका फाइनल आंसर कितना आया? चलो, आई वांट आंसर्स फ्रॉम यू ओनली। बताओ जल्दी से कितना आंसर आएगा। देखिए बच्चों कैसे करते हैं इसको इंटीग्रेट। k इज अ कांस्टेंट, k को बाहर निकाल दो इंटीग्रल के। ठीक है, x dx 0 से a, और आपको क्या मालूम है x रेज टू n dx कितना होता है? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 ना, तो ये कितना हो जाएगा? x रेज टू कितना हो गया? n इज 1, तो 1 प्लस 1 इज 2, n प्लस 1 इज, टेकिंग लिमिट फ्रॉम 0 टू a, k a स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0। अब अच्छा, आप a को यहाँ पर 0 से x भी लिख सकते हो ना। अगर आप a को x लिख देते हो फाइनल, इसको अगर आप x ले लेते हो, इसको 0 ले लेते हो, तो देन दिस रिमेन्स एज हाफ kx स्क्वायर, हाफ ऑफ kx स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रही, समझ में आई बात कि नहीं आई? Yes, sir. ओके गुड। सो नाउ तो ये ध्यान में रखो कि वर्क डन ऑन ए स्प्रिंग व्हेन यू स्ट्रेच इट अ डिस्टेंस x या कंप्रेस इट अ डिस्टेंस x, सेम सेम थिंग विल आल्सो होल्ड जब आप इसको यहाँ पे मैंने a लिया है, तो आप इसको x भी ले सकते हो, या आप इसको ऐसे कंप्रेस करोगे x डिस्टेंस, करेक्ट, कंप्रेस करो या इसको स्ट्रेच करो x डिस्टेंस तक, तो जो वर्क डन होता है स्प्रिंग में कितना होता है? हाफ kx स्क्वायर। समझ में आई बात? तो दिस इज on compressing or stretching the string by x। ठीक है,
ठीक है, समझ में आई बात? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी देखते क्या होता है। तो बेसिकली दिस इज व्हाट एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। तो अगर एक वर्ड में अगर आपको बोले कोई काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ड्यू टू मोशन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी, और एनर्जी ड्यू टू पोजीशन हो गई पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आई जस्ट राइट इट, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्या था, एनर्जी ड्यू टू मोशन। ठीक है, ये हो गई ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से, और मोशन की वजह से कौन सी हो गई आपकी, काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है, ठीक। अब देखो होता है क्या पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी में के केस में, अगर आप किसी भी ब्लॉक को उठा के यहाँ से यहाँ तक लेके जाते हो, पोजीशन चेंज करी, डिस्प्लेसमेंट ऐसे किया, तो तुमने कुछ इसमें वर्क डन किया। ठीक है, तुमने यहाँ पे इस ब्लॉक पे कुछ वर्क डन किया, करेक्ट। कैसे वर्क डन किया, तुम इस ब्लॉक को धीरे धीरे लेके जा रहे थे ऊपर। ठीक है, तुम इस ब्लॉक को धीरे धीरे लेके जा रहे थे ऊपर। यहाँ पे कौन कौन से दो फोर्सेस लग रहे थे, एक तो mg का फोर्स लग रहा था, और एक तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। और अगर मैंने बोला एकदम धीरे धीरे लेके जा रहे हो, धीरे धीरे मतलब एक्सीलरेशन इज ऑलमोस्ट जीरो, तो वर्क डन बाई नॉर्मल और वर्क डन बाई mg देखो यहाँ पे सेम हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। तो तुमने एक्चुअली में यहाँ पे एक वर्क, देयर सम वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो अब मुझे सोच के बताओ बच्चों, जो तुमने वर्क डन किया वो गया तो गया कहाँ आखिर, वो गया तो गया कहाँ। ठीक है, पहली बात ये सोचने की है कि वर्क डन ऑन दिस ब्लॉक, वेयर डज इट गोस, वेयर डज वर्क डन ऑन द ब्लॉक, correct, so where does work done on the block goes, ठीक है ना, where does work done on the block goes, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज आप यहां पर ऑब्जर्व करो, when you are here, when you are here, when you are here and when you are here, किस केस में ये जो ब्लॉक है अर्थ को स्ट्राइक करेगा विद अ ग्रेटर वेलोसिटी, 1 2 3 and 4, obviously more the height, more is the velocity when it reaches na, more is the height, more is the velocity when it reaches this point, just वो reach करने वाला, आपको मालूम है ना काइनेमेटिकल इक्वेशन से h is equal to ut, नहीं ये वाला रहने दो, ये वाला देखो, v square is equal to u square minus 2ah, ये वाला देखते हैं। ठीक है, v square is equal to u square minus 2ah, तो u तो मेरा 0 ही है, तो यहाँ पे v स्क्वायर कितना हो गया, v स्क्वायर हो गया, और ऑब्वियसली h निगेटिव है, निगेटिव क्यों है, क्योंकि ओरिजिन अपना ये है ना, ओरिजिन इज दिस, और हम ऐसे जा रहे हैं, वी आर मूविंग ऑपोजिट टू दिस डायरेक्शन, तो h नेगेटिव हो गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ h मोर विल बी द वेलोसिटी मैथमेटिकली, और अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी बच्चों, या v स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा होगी, तो मोर विल बी द काइनेटिक एनर्जी ना, करेक्ट। दैट मीन्स यहाँ पर इसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी व्हेन इट फेल ऑन ग्राउंड। ठीक है, तो ये एनर्जी इसके पास कहाँ से आई, तो पहला तो पॉइंट, पहले तो क्वेश्चन जो आपको सोचना है वो ये है कि जो आपने वर्क डन किया इस ब्लॉक पे वो कहाँ गया, करेक्ट। और दूसरा पॉइंट आपको ये सोचना है कि वेयर डज काइनेटिक एनर्जी, वेयर डज काइनेटिक एनर्जी गोज, नॉट गोज, वेयर डज काइनेटिक एनर्जी कम्स फ्रॉम। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई, बिफोर स्ट्राइकिंग ग्राउंड, comes from, yes,
तो इसका जब आप आंसर देने की कोशिश करोगे तो आप यू विल रियलाइज कि एक्चुअली में आप इसका क्या कर रहे हो, इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहे हो। दैट मीन्स यहाँ पर एक और एनर्जी होती है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और वो एनर्जी कैसी रहती है, वो डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर। समझ में आ रही है बात बच्चों? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? कौन सी एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पर बात हो रही है पोटेंशियल एनर्जी की, जो कि डिपेंड करती है ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? कि किसी को कुछ डाउट है इसमें? सबको समझ में आई ये बात कि नहीं आई? ओके, तो दैट मीन्स जब हम इस ऑब्जेक्ट पे कुछ वर्क डन करते हैं, व्हाट वी आर डूइंग इन दिस केस, वी आर डूइंग इट अगेंस्ट ग्रेविटी, करेक्ट? तो ये जो वर्क डन हम करते हैं, ये कौन सी एनर्जी इंक्रीज करा रहा है? इसकी हमने पोजीशन देखो बेसिकली चेंज कर दी ना। तो ये जो वर्क डन हमने किया, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज करा रहा है, या इसकी पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करा रहा है। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है, what I am going to do is now, अगर मान लो मैं यहां से बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता हूं, ऊपर की तरफ फेंकता हूं, सच दैट ठीक है, सच दैट ये जो बॉल यहां से आपकी आके यहां तक आई, ठीक है, यहाँ से बॉल, ये वाली बॉल यहाँ से लेके यहाँ तक आई। ठीक है, तो ये बॉल यू, अब देखो इनिशियली इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, करेक्ट? इनिशियली इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, और यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी। एट हाईएस्ट पॉइंट इस बॉल की वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई, जीरो होगी। हो गई कि नहीं हो गई ना? इनिशियली हमने कुछ उसको वेलोसिटी दी और फाइनली उसकी वेलोसिटी जीरो होगी। दैट मीन्स व्हाट, जब आप यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? देखो सिंपल सा स्टेटमेंट है ये, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो हाफ ये वाला टर्म तो जीरो हो गया, देखो काइनेटिक एनर्जी निगेटिव आ रहा है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निगेटिव आ रहा है। दैट मीन्स व्हाट, इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? व्हाट डज दिस इंप्लाइज? बताइए जल्दी से, व्हाट डज दिस इंप्लाइज? दिस इंप्लाइज कि जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा होगा, करेक्ट, जब आप मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे होगे, ए पॉइंट पर बी पॉइंट पे, करेक्ट, मतलब लेट्स से आप पोटेंशियल एनर्जी को जनरली यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हेन आई टेक यू बी माइनस यू ए, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, चलो यहाँ पे यू हैड सम पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, you get some final potential energy। तो जब आप फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का करोगे, करेक्ट करेक्ट, क्योंकि देखो ये जो पोटेंशियल एनर्जी बच्चे स्टोर हुई है, किसकी वजह से हुई है? आपने इसमें कुछ वर्क डन किया, वही तो यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है ना, करेक्ट? तो हम यहाँ पे ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस ऑल्सो इज इक्वल टू वर्क डन, लेकिन कैसा वर्क डन? निगेटिव वर्क डन। Why we are saying negative work done? तभी तो तुम्हारा देखो वर्क डन इज इक्वल टू के ई। ठीक है, तो जब यहाँ पे तुम वर्क डन को के ई पुट करते हो तो दिस कम्स आउट लाइक दिस। ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? तो जब भी तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है तो जो वर्क डन होता है, यहाँ पे जैसे इस केस में वर्क डन देखो कौन करता है, यहाँ पे जो वर्क डन है दैट इज डन बाय, दिस वर्क इज डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव। बच्चों इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो इतना याद रखो, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जब आप उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हो उसकी वजह से जो वर्क डन हुआ, दैट इज एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट पॉइंट दैट वी हैव डिस्कस्ड,
दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो हमेशा निगेटिव वर्क डन होता है। ठीक है, तो अगर ये दो पॉइंट्स में किसी को कुछ डाउट है तो जल्दी से बताओ मुझे। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी थोड़ी स्पेशल टाइप की एनर्जीज है। व्हाट आर, व्हाई आर दीज स्पेशल? देखो पोटेंशियल एंड काइनेटिक की थोड़ी बात की जाए। चलो अभी यहाँ पर, अभी देखो मैंने आपको आपको क्या बताया था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन। करेक्ट, देखो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू ऑफ फाइनल माइनस यू ऑफ इनिशियल इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन, मतलब माइनस ऑफ के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक है, तो अब देखो यू फाइनल और यहाँ पे प्लस के फाइनल आ जाएगा, और यहाँ पे यू इनिशियल प्लस यहाँ पे के इनिशियल आ जाएगा। ये क्या बता रहा है हमें कि यहाँ पर एनर्जी मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, या ये स्टेटमेंट आपने अपने जूनियर क्लासेस में देखा होगा कि सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज आर ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है बच्चों, यस नो से समथिंग। तभी मैंने आपको बताया कि जो हम वर्क डन करते हैं वो किस में जाता है, वो पोटेंशियल एनर्जी में जाता है ना। करेक्ट, अब देखो इस लॉजिक से अगर आपने अर्थ के ऊपर से किसी चीज को ऊपर फेंका, ठीक है, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका और ये मान लो मैक्सिमम हाइट एच तक जाता है, मतलब ये हाइट बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। करेक्ट, आपने इन 11th स्टैंडर्ड व्हेन वी सॉ ग्रेविटेशन तो मैंने देखा है कि अगर हाइट बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो फिर जी का वैल्यू चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप लोग, सॉरी आप लोग 11th में ही हो, यस। तो अभी हम वैसे आगे देखेंगे, तो जी का जो वैल्यू होता है ना, जी का वैल्यू, करेक्ट, जी का जो वैल्यू है, जब बहुत बहुत ज्यादा हाइट ले लेते हो ना, अगर मान लो 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर इतनी बड़ी बड़ी हाइट्स पर अगर आप जाओगे तो क्या होता है, वर्टिकली इफ यू गो, हॉरिजॉन्टली जाओगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, vertically if you go at such great heights what happen, value of g starts to change। ठीक है, तो g की वैल्यू ताकि कांस्टेंट रहे तो हम इसको बहुत ऊपर नहीं फेंकेंगे, 100 200 1 किलोमीटर इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो वैसे 1 किलोमीटर भी नहीं फेंकते हो आप, 200 मीटर 300 मीटर इससे ज्यादा आप फेंक ही नहीं सकते हो। ठीक, तो बच्चों यहाँ पर देखो, यस, तो इस पार्टिकल क्या बोल रहे थे मैं, या तो अभी ये जो है ये जो बॉल है इसके पास यहाँ पे कुछ वेलोसिटी थी और यहाँ से जाके यहाँ तक गया ये। करेक्ट, तो यहाँ पर देखो केवल एक ही वर्क डन हो रहा है। किसकी वजह से वर्क डन हो रहा है? केवल और केवल ग्रेविटेशनल पुल mg की वजह से वर्क डन हो रहा है ना। ठीक है, तो ये वर्क डन कितना हो गया, ये वर्क डन हो गया, फोर्स ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे गया तुम्हारा, फोर्स ऐसा और डिस्प्लेसमेंट ऐसा। ठीक है, दोनों बीच में एंगल इज हाउ मच, 180 डिग्री। एक्स और mg के बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ mg। ठीक है, समझी बात? यहाँ पे जो वर्क डन हो रहा है कितना हो रहा है, वर्क डन इज माइनस mgh, और यही वर्क डन क्या करेगा, तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने में काम आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस mgh इज नथिंग बट चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी।
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज रिटन एज यू। तो ये बात समझी कि नहीं समझी? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज, यहाँ पर जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो रहा है दैट इज नथिंग बट माइनस mgh। ठीक है, आई होप इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर मान लो आप हाइट h पर जाते तो कितनी होगी, कितनी हो जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? इट इज गिवन एज mgh, अर्थ की सरफेस से, यू नो दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम ग्रेविटेशन चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ेंगे, अब बड़ा अभी के लिए याद रखो। ठीक है, अभी हमने स्प्रिंग का केस देखा। ठीक है, स्प्रिंग के केस में देखो बच्चों क्या हो रहा है, जब आप स्प्रिंग को खींचते हो, स्प्रिंग को जब तुम खींचते हो फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, ठीक है, स्प्रिंग को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक जब तुम खींचते हो, तभी हमने देखा इसमें कुछ वर्क डन हो रहा था ना। कितना वर्क डन हो रहा था? हाफ kx²। ठीक है, तो ये जो वर्क डन हुआ तो हम क्या ये बोल सकते हैं ये जो वर्क डन है दिस इज नथिंग बट चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। करेक्ट, क्योंकि हमने स्प्रिंग की पोजीशन को चेंज किया यहाँ पर, तो हम इसको ऐसे बोलते हैं, जब भी यहाँ पर व्हेन यू आर स्ट्रेचिंग दिस स्प्रिंग, आप क्या कर रहे हो, स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहे हो। व्हेन यू स्ट्रेच और व्हेन यू कंप्रेस दिस स्प्रिंग, तब क्या होता है, तब उसका पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इस उस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन विल बी नेगेटिव। ठीक है, ऑब्वियस बात है ना, स्प्रिंग को कंप्रेस करो या स्प्रिंग को स्ट्रेच करो तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ गया ना, स्ट्रेच करने पर या कंप्रेस करने पर। ठीक है, समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? ऑन स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग potential energy of the spring increases। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ गई बात सब बच्चों को? समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? तब देखो, अगर आप स्प्रिंग को अगर आप यहां से यहां तक लेके जाते हो, ऐसे लेके जाते हो एक्स पोजीशन तक, तो वर्क डन कितना होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? जल्दी से बताओ, यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? बच्चों जल्दी से बताओ। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, ऊपर मैंने क्या बताया था, जब भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है वर्क डन क्या होता है? जब भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है वर्क डन नेगेटिव होता है ना, तो इट विल -12 kx²। वैसे भी यहाँ पर देखिए स्प्रिंग फोर्स जो है ना वो कुछ ऐसा लग रहा है, दिस इज स्प्रिंग फोर्स विच इज -kx। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स इज -kx, जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, और ये इस डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आई बात कि नहीं? ओके, तो वर्क डन बाय दिस स्प्रिंग इज -12 kx²। आप इसको ऐसे कंप्रेस करो, या फिर अगर आप स्प्रिंग को इनफैक्ट ऐसे कंप्रेस भी करते हो ना, यहाँ से यहाँ तक लेके जाते हो x डिस्टेंस तक, करेक्ट, तो भी तुम्हारा जो वर्क डन होगा स्प्रिंग में वो -12 kx²। मुझे समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है?
ये सब ऊपर से जा रहा है। तो जब आप इस स्प्रिंग को नेचुरल पोजीशन से कंप्रेस करते हो, तभी मैंने देखा वर्क डन कितना आ रहा था, -12kx²। इनफैक्ट नेचुरल से जब आप इसको और x तक लेके जाते हो तो भी वर्क डन मेरा -12kx² आ रहा था। इन दोनों केसेस में जो वर्क डन है वो कितना आ जाएगा, -12kx²। अब इन दो केसेस में बताओ, इलोंगेटेड से नेचुरल मतलब इलोंगेटेड इस पॉइंट से वो इस पॉइंट तक है, तो अब यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, और कंप्रेस्ड से इलोंगेटेड यहाँ तक, तो वर्क डन क्या होगा। यस, कौन बताएगा, जल्दी से बताओ, देखते कौन बता पाता है। ठीक है ना, तो इलोंगेटेड से जब नेचुरल जाओगे तो स्प्रिंग फोर्स, सॉरी पहले तो हम ये वाला देख रहे थे, तो स्प्रिंग फोर्स ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो ये 180 डिग्री हो गया। और दूसरा वाला केस क्या है मेरा, जब आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो ना, मतलब कंप्रेस से नेचुरल या इलोंगेटेड से कंप्रेस, सॉरी इलोंगेटेड कंप्रेस टू नेचुरल, करेक्ट। तो कंप्रेस से आप नेचुरल तक गए, तो अब देखो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होगा, डिस्प्लेसमेंट का भी डायरेक्शन ऐसा होगा, तो ये जो होगा +12kx² होगा, ठीक। और इलोंगेटेड से कंप्रेस यहाँ तक, इलोंगेटेड से कंप्रेस, बताओ ये क्या होगा, इलोंगेटेड से कंप्रेस, ये कौन बच्चा बताएगा, व्हाट विल बी वर्क डन इन दीज टू केसेस। बच्चों व्हाट इज वर्क डन इन दीज टू केसेस, जल्दी से बताओ मुझे। तो बच्चों यहाँ पर देखो, जब स्प्रिंग जब स्प्रिंग इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रही है तो वर्क डन कितना हुआ इस केस में, -12kx²। और जब इस पॉइंट से, मतलब जो इसका इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ रही है, तो व्हाट इज वर्क डन, ठीक है, इट इज +12kx²। तो इधर से इधर तक नेगेटिव वर्क डन, इधर से इधर तक पॉजिटिव, फिर कंप्रेस करोगे तो भी नेगेटिव वर्क डन, और कंप्रेशन से जब स्प्रिंग उधर की तरफ आई तो भी तो पॉजिटिव वर्क डन, करेक्ट। कंप्रेशन से नेचुरल में पॉजिटिव वर्क डन, तो इन दोनों को ऐड कर दो तो दिस विल गिव यू एक्चुअली, ठीक है। समझ में आई बात की नहीं आई, से समथिंग बच्चों। ठीक है, चलिए, want to note it down, the time तो बहुत दिया नोट करने का। तो अब बच्चों काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी की हमने बात करी आज के इस पूरे सेशन में, और ये दोनों एनर्जीज बहुत ही स्पेशल एनर्जीज हैं। रीजन भी, पहली चीज तो ये है कि जब आप किसी बॉल को यहाँ से फेंकते हो ना, तो क्या होता है, उसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है ना, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आते आते उसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी पूरी की पूरी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो एक तो ये रीजन है, काइनेटिक एनर्जी इज इंटरकन्वर्सिबल बिटवीन काइनेटिक और पोटेंशियल के बीच में, इंटर कन्वर्जन होता रहता है। दूसरा क्या रीजन है, तो करेक्ट दिस थिंग। दूसरा ये है, पोटेंशियल एनर्जी जब भी हम निकालते हैं ना, करेक्ट, पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट अ पाथ डिपेंडेंट थिंग,
आर यू गेटिंग व्हाट डू आई मीन? जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो तो ये अच्छा, तो ये बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है? ये जो हो रहा है काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से हो रहा है बच्चों। अभी मैं बताता हूँ कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है। ठीक है, ये बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से हो रहा है। और कंजर्वेटिव फोर्सेस में की एक प्रॉपर्टी है कि इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो देख लेते कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव क्या है। तो जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं ना बच्चों, ये पाथ में डिपेंड नहीं करते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। करेक्ट। और यही प्रॉपर्टी जो है ना बच्चों, दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल प्रॉपर्टी दैट वी लुक फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। लेट्स से अगर मेरे फोर्सेस कंजर्वेटिव है, करेक्ट, अगर मेरे फोर्सेस कंजर्वेटिव है, या अगर हम काइनेटिक और पोटेंशियल की बात अगर हम करेंगे, तो दे डोंट डिपेंड ऑन पाथ, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है, तो अगर आप देखो काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक, ऐसा कन्वर्जन आपको देखने को मिल रहा है, तो समझ लेना कंजर्वेटिव फोर्सेस वहां पे लग रहे हैं। ठीक है, और वो फिर वो ये जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं ये दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। तो इसी तरह वी कैन आल्सो डिफाइन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, दे डिपेंड ऑन पाथ। आपको आई थिंक थोड़ा थोड़ा लिंक आ रहा होगा, अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको और समझेगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आई बात कि नहीं आई? कड़ाला का सगड़ाना। चलो तो देखते हैं हाउ इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। पहले तो हम देखते हैं इस केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी, इस वाले केस में देखते हैं। ठीक है, तो सपोज एक बॉल को आपको यहाँ से, आप इस एक बॉल को आप यहाँ से लेके यहाँ तक लेके गए। ठीक है, करेक्ट। तो इसकी जो हाइट है, हाइट कितनी है इसकी? हाइट है इसकी h। ठीक है, अब आप इसको कैसे भी पाथ से लेके जाओ, कैसे भी पाथ से लेके जाओ, इसको ऐसे पाथ से लेके जाओ, इसको ऐसे पाथ से लेके जाओ, इसको ऐसे स्ट्रेट भी लेके जाओगे, स्टिल वर्क डन तो हमेशा mgh ही रहने वाला है। वर्क डन हमेशा mgh रहने वाला है कि नहीं रहने वाला है? क्योंकि वर्क को हमने डिफाइन कैसे किया था? वर्क को हमने डिफाइन किया था, वर्क डन वाज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखो फोर्स का डायरेक्शन कैसा है? फोर्स का तो डायरेक्शन हमेशा ऐसा ही रहने वाला है ना, एच के अलोंग। फोर्स तो हमेशा ऐसे ही रहेगा ना, आप किसी भी पाथ से लेके जाओ, फोर्स तो हमेशा ऐसे ही रहने वाला है ना। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं? यस सर। तो अगर फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं और तुम्हारा अगर एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है, तो इसकी एक्स एक्सिस की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो जीरो, इसकी वजह से जो वर्क डन होगा वो तो जीरो ही होगा। वर्क डन किस वाले कंपोनेंट की वजह से होगा? वाई वाले इसकी वजह से होगा। करेक्ट। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रूव हियर इज कि अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, कभी कभी फोर्सेस कंजर्वेटिव नहीं रहते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा अभी। करेक्ट, अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो उस केस में वर्क डन हमेशा कैसा रहता है? कंजर्वेटिव फोर्सेस में वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट। ठीक है, समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? तो दैट मीन्स अगर आप ए से बी जाते हो तो आप ये बोल सकते हो वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी। करेक्ट। एंड तो ये अगर पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वर्क, इफ दिस इज पॉजिटिव तो वर्क डन इन कमिंग फ्रॉम ए बी टू ए दिस विल बी नेगेटिव, एंड वर्क डन गोइंग फ्रॉम ए टू बी दिस इज 0। ठीक है, work done going from A to B and work done in going from B to A, this is actually 0। ठीक है बच्चों, समझी बात कि नहीं?
समझी बात कि नहीं बच्चों? से समथिंग, यस नो? यस, से समथिंग। समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, अब देखते हैं हम लोग कि नॉन कंजर्वेटिव का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। चलिए नॉन कंजर्वेटिव का एक एग्जांपल देखते हैं। तो इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, करेक्ट। तो देखो फ्रिक्शनल फोर्स में क्या होता है, अगर आपने एक ब्लॉक लिया, इसको ऐसे फेंका यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या होगा, तो देखो पहली चीज तो आप यहाँ पे ये समझो कि यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक इंटर कन्वर्जन हो रहा था कि नहीं हो रहा था? काइनेटिक से पोटेंशियल, पोटेंशियल से काइनेटिक, देयर वाज सम इंटर कन्वर्जन टेकिंग प्लेस, ठीक। ओके, सो और यहां पर देखो जब भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, जब भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तब क्या हो रहा है? यस बच्चों बताइए अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है तो जितना भी यहाँ पे तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी थी, वो पूरी की पूरी हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि यहाँ तक आते आते तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई? यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी थी कहाँ गई? वो हीट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में डिसिपेट हो जाएगी। उसको दोबारा आप रिकन्वर्ट नहीं कर सकते हो, है कि नहीं है? यू ऑल अग्री विद मी और नॉट? यू ऑल अग्री विद मी और नॉट? तो देखो यहाँ पर अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, जैसे भी यहाँ पर गए ए से बी और बी से ए, तो यहाँ पे वर्क डन ये 0 आ रहा था, करेक्ट। जरा फ्रिक्शनल फोर्स में इस चीज को करके देखो, ए से बी जाओ तो तुम्हारा वर्क डन कितना आएगा? वर्क डन विल बी, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा है, ये एक्स है, ठीक है, इज फ्रॉम ए टू बी। और जब हम ये इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी इज minus f dot x and going from b to a is how much? Again minus f dot x। देखो जब ऑब्जेक्ट b से a आ रहा होगा, जब ऑब्जेक्ट b से a आ रहा होगा, करेक्ट, तो अगेन यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक। और डिस्प्लेसमेंट ये हो गया हमारा। तो व्हाट इज वर्क डन इन दिस केस? अगेन वर्क डन इज नेगेटिव। तो जब आप इसको ऐड कर दोगे a टू b प्लस b टू a, तो ये कितना हो गया? -2fx हो गया, विच इज नॉट 0। देखो कंजर्वेटिव में क्या हो रहा था? 0 हो रहा था, नॉन कंजर्वेटिव में -2fx हो गया। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो नेचर में कई ऐसी फोर्सेस होते हैं जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, जैसे मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हो गए, ये सब फोर्सेस हमारे कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, ठीक है। बच्चों किसी को कुछ डाउट है? तो देखो एक क्वेश्चन देख लो कैसे सॉल्व करना है आपको। तो दो अप्रोच से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो यहाँ पर, करेक्ट। एक तो जैसे हमने देखा था ना वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, उस अप्रोच से भी कर सकते हो, और मैं हमेशा वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम लगाता हूँ, ठीक है। दैट्स अ सिंपल वे टू सॉल्व इट। आप वर्क पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम से अपना मेथड डेवलप करके लगा सकते हो, करेक्ट। ओनली थिंग यू हैव टू स्पेंड सम टाइम सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स, तो आपको खुद का एक मेथड जनरेट हो जाता है, यू नो। तो इस प्रॉब्लम को आप दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। कौन कौन से दो तरीके? तो देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ। तो मेथड 1, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन से, बहुत से बच्चे एनर्जी कंजर्वेशन से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन मींस व्हाट?
ओके, मींस इस पॉइंट पे एनर्जी, और जब ये पूरी की पूरी स्प्रिंग कंप्रेस, तो क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. फिगर शोज अ कर्व्ड ट्रैक टर्मिनेटिंग इन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल पार्ट. A spring constant इतना is attached rigidly with horizontal part इतना is released from a rest at a curved track. तो यहाँ पे obviously frictional and force and all those things are not given. तो work done by frictional force 0 हो जाएगा, तो उसका आपको टेंशन यहाँ पे नहीं लेना है. ठीक है. अब स्प्रिंग जो कंप्रेस होगी, मान लो कंप्रेस होकर स्प्रिंग इतनी हो गई स्प्रिंग, तो स्प्रिंग इस, तो अब देखो एक ये पॉइंट कंसीडर करो और फाइनल पॉइंट इसका ये वाला पॉइंट, तो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट पे चेक करो एनर्जीज क्या क्या है. ठीक है. तो इस पॉइंट पर क्या एनर्जी होगी, व्हाट विल बी द एनर्जी एट दिस पॉइंट, ई एट ए, व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट, कितनी होगी, mgh होगी. होगी कि नहीं होगी, होगी, करेक्ट. एनर्जी एट पॉइंट ए इज mgh, और एनर्जी एट पॉइंट बी कितनी होगी, व्हाट इज एनर्जी एट पॉइंट बी. यस बच्चों बताओ, देखते कौन बता पाता है. एनर्जी एट पॉइंट बी क्या होगी, कौन बच्चा बताएगा. कौन बच्चा बताएगा. तो बच्चों देखो यहाँ पर we can solve this problem using two methods, correct. So ये just एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ how you have to solve the problems. यहाँ पर देखो A पॉइंट पे एनर्जी, B पॉइंट पर एनर्जी, दोनों को कंपेयर करा दो. एनर्जी एट ए कौन सी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विच इज mgh. ठीक है. और B पॉइंट पे कौन सी एनर्जी है, B पॉइंट पर इस देखो B पॉइंट पर आते आते क्या होगा, इसकी वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी तो वैसे भी नहीं रहेगी इसके पास. ठीक है. तो कौन सी एनर्जी बची इसके पास, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बचेगी इसके पास. ठीक है. ठीक है ना. ओके. तो पे सम अटेंशन, और यहाँ पर केवल और केवल इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग है, तो एनर्जी एट पॉइंट बी क्या है, हाफ एक्स स्क्वायर. ऑलरेडी इस वाले लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है. ठीक है. एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू एनर्जी एट बी. तो यहाँ पे x कितना हो गया, 2 mgh बाई के, रूट ऑफ 2 mgh बाई के. ठीक है. अभी हम एक दूसरा मेथड देखते हैं. ओके. अब देखो ये इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 है, और जब ये यहाँ पर आके इसको कंप्रेस कर देगा, इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी 0 है. करेक्ट. तो यहाँ पर बस बहुत ही सिंपल तरीका है ये. यहाँ पे डेल्टा के देखो कितना हो गया, डेल्टा के 0 हो गया. अब यहाँ पे किसकी किसकी वजह से वर्क डन हुआ होगा, एक तो वर्क डन देखो इस mg वाले इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन हुआ होगा, और एक वर्क डन हुआ होगा किसकी वजह से, एक वर्क डन हुआ होगा स्प्रिंग फोर्स की वजह से. तो जब ये ब्लॉक कंप्रेस हो रहा होगा तो स्प्रिंग फोर्स ऐसे लग रहा था, करेक्ट. दिस वाज एफ ऑफ स्प्रिंग, और डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा था इसका, डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा था x. ठीक है. तो यहाँ पर देख लो क्या देखना है हमें, वर्क डन बाई, तो यहाँ पे दो फोर्सेस की वजह से बेसिकली वर्क डन हो रहा है. कौन कौन से फोर्सेस, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय स्प्रिंग. नॉर्मल और mg की वजह से तो वैसे भी यहाँ पर नॉर्मल और mg की वजह से वर्क डन 0 हो जाएगा. ठीक है. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, टोटल वर्क डन कितना है, mgh. वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना है, कितना होगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा. देखो स्प्रिंग में कंप्रेशन हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है ना, दिस इज माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर. वर्क डन बाय नॉर्मल भी लिख लो, ये तो 0 ही हो गया. करेक्ट. तो ये जो समेशन ऑफ ऑल वर्क डन है किसके बराबर होना चाहिए, ये 0 के बराबर होना चाहिए, बिकॉज दिस एनीवेज इक्वल टू डेल्टा के ई. यहाँ पे डेल्टा के कितना आ रहा है, 0 आ रहा है. तो mgh इक्वल्स टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे भी देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 mgh बाई के. ठीक है. समझ में आई बात कि नहीं आई, समझ में आई बात कि नहीं आई.
आई सर, समझ आ। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड डोंट लीव द मीटिंग एंड गो। चलिए बच्चों देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है हमें। देखो ए से बी, करेक्ट, किसकी किसकी वजह से वर्क डन होगा यहाँ पे, पहले तो आप ये देखो। सबसे पहले जब भी वर्क एनर्जी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इस अप्रोच से सॉल्व कर रहे हो, तो ये देखो किसकी किसकी वजह से यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, मान लो यहाँ पे ब्लॉक, कहीं पे भी ब्लॉक रहने दो, तो एक तो mg की वजह से वर्क डन होगा। इस ब्लॉक पे जो वर्क डन होगा ये किसकी वजह से होगा, एक तो mg की वजह से होगा। ठीक है, और दूसरा कौन सा फोर्स लग रहा है इसमें, एक इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ना, एक नॉर्मल रिएक्शन की वजह से भी वर्क डन हम देखेंगे। और कौन सा फोर्स लग रहा है, और इसमें फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, कहीं पे भी रहने तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इस पे। ठीक है, यहाँ पे अब ना देखो, अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो गया क्योंकि अभी पाथ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर आपको पहले तो पाथ की लेंथ पता रहनी चाहिए, अगर फ्रिक्शनल फोर्स मान लेते कांस्टेंट भी है तो पाथ की लेंथ पता रहनी चाहिए, वो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड सा चीज आ गई यहाँ पे, करेक्ट। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, देयर इज वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तीनों के तीनों फोर्सेस जो है ये क्यों जीरो होने चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट में भी देखो वेलोसिटी जीरो है। So I'm sorry, there was some internet interruption. Okay. तो बच्चों मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे there is work done by gravity, वर्क डन मतलब ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कुछ वर्क डन होगा, नॉर्मल की वजह से वर्क डन होगा, और फ्रिक्शन की वजह से कुछ वर्क डन होगा, करेक्ट। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, mg इंटू डेल्टा एच, करेक्ट। यहाँ पे चेंज इन हाइट डेल्टा एच कितना है, यहाँ पे डेल्टा एच 0.2 मीटर्स, करेक्ट। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया mg इंटू डेल्टा एच। वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो हो गया एंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन इसको ऐसे एज इट इज रहने दो। अच्छा, अब दूसरी चीज बच्चों यहाँ पर ये ध्यान दो कि यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो है और इसने बोला है इट स्टॉप्स एट पॉइंट बी, यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो है। तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, चेंज डेल्टा डेल्टा के ई जो है तुम्हारा दैट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि समय और ये वर्क यही तीन तो वर्क डन हो सकते हैं और कोई चौथा फोर्स उसमें लग नहीं रहा है। तो समेशन ऑफ ऑल वर्क डन शुड बी इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट। तब देख लो यहाँ पे mg डेल्टा एच प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे मास कितना दिया गया है हमें 1 kg, जी कितना दिया गया है हमें 9.8 ले लेते हैं, और h कितना है 0.2 आ रहा है, ओके। तो 1 इंटू 9.8 इंटू 0.2 प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन यहाँ पे कितना हो गया, माइनस
करेक्ट। कितना हुआ ये? हाउ मच? दिस विल बी, मैं कैलकुलेटर चेक करके बताता हूँ आपको। दिस इज गोइंग टू बी -1.96 joules। ठीक है बच्चों, समझी बात? तो बस देखो, तो दिस अप्रोच आई फील इज मच मोर सिंपलर देन यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन एट ईच एंड एवरी पॉइंट, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे साइन का प्रॉब्लम हो जाता है, और यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगर आपको इन्वॉल्व करना है तो भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है इस अप्रोच में, बट आप ये अप्रोच यूज कर सकते हो सिंपल प्रॉब्लम्स में। ठीक है ना? सर आपने लेक्चर कब शुरू किया? एक सेकेंड, जो 9, एक जस्ट अ सेकेंड। Well, I think so. We'll end this session, बच्चों. Those who are in 11th, please leave the meeting. I'll give you some questions इस टाइप के for practicing. आप ये questions practice करो, और हम लोग उनको फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में, and maybe we'll start with the collisions in next lecture. Okay बच्चों, चलिए।